आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपकी कक्षा 12 का एग्जाम 18 जून से होने की पूरी संभावना है, यानी जून माह में आपका एग्जाम हो सकता है। तो इसलिए आप पढ़ाई से जुड़े रहें। आपका एग्जाम जब भी हो आप निरंतर अपने समय का सदुपयोग करते रहें। आज कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पर। यानी वैश्वीकरण का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार का खुलना, उन्नत संचार साधनों का विकास, वित्तीय बाजार का अंतर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्व समझना और जनसंख्या का देशांतर गमन, व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी और आंकड़ों, विचारों की गतिशीलता बढ़ाना। हम वैसे चर्चा करें तो वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण 20वीं सदी में पूरी दुनिया, जब से संचार क्रांति आई है, पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में सिमट गई है, क्योंकि एक व्यक्ति आपस में जुड़ गए हैं। दो या दो से अधिक देशों के मध्य जब मुक्त व्यापार होता है तो वैश्वीकरण कहलाता है। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना भी वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कारण कि वैश्वीकरण क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप, इंटरनेट, ये संसाधन, इनके कारण पूरी दुनिया के लोग संपर्क में आ गए, जिससे वैश्वीकरण का बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण से राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। वैश्वीकरण से राष्ट्रीय राज्यों पर पड़ा। जो राज्य हस्तक्षेपकारी अधिक थे वो कम से कम हस्तक्षेप करने लग गए। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। वैश्वीकरण से विकसित देशों को तो अवश्य फायदा हुआ, साथ ही कई विकासशील देशों को भी फायदा हुआ। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। WTO, विश्व व्यापार संगठन, जो 1 जनवरी 1995 को हुआ, उसकी स्थापना की गई। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक प्रभाव भी अवश्य पड़े, क्योंकि वैश्वीकरण से एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों के संपर्क में आए, सांस्कृतिक वेशभूषों का आदान प्रदान हुआ, आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम बढ़े। सूचनात्मक सेवाएं, इन सेवाओं की अपन बात करें कि इंटरनेट और ईमेल की सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने सूचनाओं को जनतांत्रिक बना दिया गया। विचारों एवं धारणाओं का आदान प्रदान आसान किया। सूचना तकनीकी के विस्तार से डिजिटल क्रांति आई और डिजिटल क्रांति से विषम डिजिटल दरार भी उत्पन्न हुई। जो देश विकसित नहीं थे, अविकसित थे, अर्ध विकसित थे, विकासशील थे, उनकी सेवाओं पर, राज्य का सूचना की सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण होता था। एक विशेष समूह द्वारा सूचना माध्यमों पर आधिपत्य स्थापित कर लेना लोकतांत्रिक है। समाचार सेवाएं CNN, BBC लंदन, रेडियो पे बहुत फेमस है, अल जजीरा है। भारत का वैश्वीकरण के ऊपर हम प्रभाव देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है और इसका वैश्वीकरण का भारत में सूत्रपात जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया था। उस समय 1991 में पूरा विश्व आर्थिक मंदी की जूझ रहा था। तब मनमोहन सिंह ने अपने ज्ञान की दूरदर्शिता दिखाकर हमारे देश को उस आर्थिक मंदी से बचा लिया था। 1992-93 से रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। 30 दिसंबर 1994 को भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। भारत भी हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बना था। इसके संबंध में 3 तरह की प्रतिक्रिया हुई। आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव, विकसित देश और विकसित हो गए, पैसे वाले और पैसे वाले हो गए, और जो गरीब थे वो और गरीब होते गए, ऐसी बात नहीं है। हालांकि विकसित देशों को अधिक फायदा मिला, विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में कम लाभ प्राप्त हुआ। वैधता का भी संकट आया, नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि हुई, वैश्वीकरण का लोक संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक देश के एक कोने की संस्कृति का ज्ञान दूसरे देश के, दूसरे पूरे विश्व के हर कोने तक पहुंचा, और उन्होंने अपनी संस्कृति, क्योंकि हम देख रहे हैं जो जीन्स यूरोप में हुआ करती थी वो आजकल जीन्स हम पहनते हैं। एक जगह कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल का आविष्कार हुआ, पूरे देश में कोने कोने में पहुंच जाता है। और हालांकि ये जरूर है, सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है, नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। भारत वैश्वीकरण के परिणाम है, ये भी अच्छे भी है, बुरे भी है। भारत ये न हो जाए कि क्लाइंट ही बन के रह जाए, क्योंकि विकासशील देश है, हमेशा दूसरों पे निर्भर रहने लग जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैश्वीकरण के बहुत सारे, पूरा विश्व आज जुड़ गया है, प्रतिस्पर्धा का युग है। वैश्वीकरण से संबंधित हम कुछ से इसके बहुत चयनात्मक प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर भी थोड़े से हम विचार करेंगे। वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि इसकी शुरुआत 1960 में नहीं हुई, 1991 में हुई थी, इसलिए इसका आंसर आएगा ब। क्या आएगा प्यारे बच्चों? ब आएगा। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में प्रसार करने में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है, तो ये आ जाएगा तय। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें पहला, इसका एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। क्या है? पारस्परिक निर्भरता। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। द। क्या आंसर आ जाएगा? द आ जाएगा। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? गलत को छांटिए। गलत कथन से वैश्वीकरण से आलोचकों का तरह सांस्कृतिक समरूपता आएगी। अरे तो वो गलत बात कर रहे हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की हम चर्चा करें कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना वैश्वीकरण कहलाता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना वैश्वीकरण कहलाता है। भारत और वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? भारत और वैश्वीकरण से संबंधित हम बातें करें तो इसके अंदर है कि भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में हुआ। तत्कालीन यानी उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। व्यवहार में उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों को क्या किया था? शुरू किया था। निजीकरण से क्या तात्पर्य है? निजीकरण का तात्पर्य है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप को उत्तरोत्तर कम किया जाए तथा प्रेरणा व प्रतिस्पर्धा पर आधारित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ हैं? वैश्वीकरण ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में संबद्ध कर दिया है। निजीकरण व उदारवाद के कारण आर्थिक विकास में तीव्रता हुई है। वैश्वीकरण साम्राज्य सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आर्थिक सुधार कब और क्यों प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक सुधार 1991 में प्रारंभ हुआ
और ये वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के लिए शुरू हुआ। क्यों हुआ? वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के लिए। वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष पर राज्य का क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करने लगे, लोक कल्याणकारी के स्थापना पर कम से कम हस्तक्षेपकारी काम करने लग गए। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पे पड़ा? चीन, भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देशों पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के बारे में बताइए। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पश्चिम में जो पूंजीवादी देश थे वो उत्पाद के लिए बाजार ढूंढ रहे थे और बाजार मिल गए एशिया अफ्रीका के देश, विकासशील देश। वैश्वीकरण ये 6 और 9 का प्रश्न एक जैसा ही है। 7 क्वेश्चन नंबर 6 और 9 के एक ही आंसर है। 10 में वैश्वीकरण का जीवन प्रत्याशा पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण से जीवन प्रत्याशा बढ़ी, लोगों की उम्र बढ़ी, बच्चों की शिशु मृत्यु दर भी कम हुई क्योंकि चिकित्सा से ऐसे ऐसे खोज हुई। वैसे देखा जाए तो अब वैश्वीकरण से कुछ नुकसान भी है दोस्तों। इस वैश्वीकरण ने कोरोना महामारी ला दी। वैश्वीकरण से ये सारी बातें होती हैं और वैश्वीकरण के नुकसान और फायदे दोनों हैं। इसी के साथ यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों को सब्सक्राइब करवाएं और कहें उनसे कि आपके चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं और जल्दी हम आपके लिए गणित के वीडियो भी अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप हमारे से जुड़े रहें। धन्यवाद।